हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एएम मॉड्यूलेशन पढ़ा था और दो टाइप के मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर। इस लेक्चर में हम लोग डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम लोग एएम को कैसे डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, कौन सा सर्किट के मदद से। सो एएम डीमॉड्यूलेशन में डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और एक्सट्रैक्टिंग द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है उससे हम लोग मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और द सर्किट विच परफॉर्म्स डीमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड अ डीमॉड्यूलेटर। ओके, डीमॉड्यूलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वापस से मॉड्यूलेटेड सिग्नल से निकालते हैं। और जो ये काम करता है, जो ये सर्किट डीमॉड्यूलेशन करता है, उसको डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो ट्रांसमीटर में हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन। ठीक है, मैसेज सिग्नल रहता है, कैरियर सिग्नल देते हैं, हमारा एएम मॉड्यूलेटेड वेव जा रहा है, जिसमें कि ये जो डॉटेड जो ब्लैक पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है? इन्वेलप ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, जो एएम सिग्नल है उसका इन्वेलप क्या है? उसी में मैसेज है। रिसीवर क्या करता है? सेम एएम सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन रिसीव करता है तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल कहाँ है? एम्पलीट्यूड में है, इसके पीक पे है। तो रिसीवर को क्या करना होगा? डीमॉड्यूलेट करना होगा, मतलब ये एएम सिग्नल से इसको मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना होगा। वो मैसेज सिग्नल फिर आउटपुट डिवाइस में जाता है। ओके, तो एएम मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास दो टाइप ऑफ सर्किट है। टू टाइप्स ऑफ सर्किट में कौन कौन सा है? एक है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, जैसे मॉड्यूलेटर था स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, सेम उसी तरह स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। और पहले मॉड्यूलेशन में क्या था? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर और इन्वेलप डिटेक्टर। ये इन्वेलप डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझना भी है। वैसे कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें समझना होता है। और इन्वेलप डिटेक्टर ही जनरली यूज होता है एएम डीमॉड्यूलेशन में, क्योंकि इसका जो सर्किट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और लो कॉस्ट होता है। ओके, सो इन्वेलप डिटेक्टर इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन रेडियो रिसीवर्स। तो पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर यूजेज एलपीएफ, लो पास फिल्टर एट आउटपुट। ये हम लोगों ने पहले भी बोला था कि जब भी मॉड्यूलेशन होगा तो हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं, और जब भी डीमॉड्यूलेशन होगा हम लोग लो पास फिल्टर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन में बैंड पास फिल्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है वो बैंड पास सिग्नल रहता है। और डीमॉड्यूलेशन में हम लोग लो पास फिल्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डीमॉड्यूलेशन में हम लोग को क्या चाहिए? मैसेज सिग्नल चाहिए। और मैसेज सिग्नल क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, बेस बैंड सिग्नल होता है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एलपीएफ लेते हैं। तो मान लेते हैं इनपुट टू दिस सर्किट इज एएम सिग्नल। डीमॉड्यूलेटर में क्या होगा? इनपुट सिग्नल हमारा एएम सिग्नल होगा, और एएम सिग्नल को ये कुछ प्रोसेस करके और मैसेज सिग्नल हम लोग को देगा। तो एएम सिग्नल कैसा होता है? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम लोग वही लेंगे, AC1 + KAMT cos 2π FCT हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा ही होता है एएम सिग्नल। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये जो हमारा स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर है, इसके इनपुट में हम लोग यही सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? मैसेज सिग्नल मिलना चाहिए। अभी ये स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर लॉ का प्रिंसिपल क्या है? A1V1t + A2V1 t। तो उसी बेसिस पे अगर हम लोग एक स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में हम लोग एक जो नॉन लीनियर डिवाइस होता है उसमें अगर हम लोग V1 दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर लॉ में क्या हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस यूज करते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी नॉन लीनियर डिवाइस होगा। उस नॉन लीनियर डिवाइस में हम लोग V1 देंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा V2। V1 क्या होगा? एएम सिग्नल होगा। V2 क्या हो जाएगा? A1V1t + A2V1 t। अब V1 की जगह हम लोग ये वाला सिग्नल पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सर्किट यही है, मान लेते हैं ये हमारा नॉन लीनियर डिवाइस है। यहाँ पे हम लोग V1t दे रहे हैं, मतलब एएम सिग्नल दे रहे हैं। वो एएम सिग्नल V1 है। एएम सिग्नल जब नॉन लीनियर डिवाइस से पास करेगा तो हमको V2 मिलेगा। V2 क्या होगा? ये होगा। अब इस V2 में हम लोग एक LPF लगाएंगे जिसका कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा FM। LPF का बिहेवियर कैसा होता है? ये होता है, लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM है, उसका मतलब क्या होता है कि लो पास फिल्टर सिर्फ 0 से FM तक की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो वही हो गया। द सर्किट यूजेस LPF एट द आउटपुट विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ FM हर्ट्ज, वेयर FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है मैसेज का, उसी फ्रीक्वेंसी का हम लोग LPF लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग V1t डालेंगे। V2 में जहाँ जहाँ V1t है, V1t का वैल्यू डालेंगे। ये कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस करना है। इसका जहाँ पे भी, जैसे ये A + B का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो उसको फॉर्मूला पे पुट करना है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा वो आ जाएगा कुछ ऐसा। इतने सारे टर्म होंगे। अब इतने सारे टर्म्स में से जो हमारा LPF है वो किन सिग्नल को पास करेगा, हम लोग को ये देखना है।
ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग V2t के इक्वेशन में जब V1t डाले तो हमारे पास बहुत सारा टर्म आएगा, ठीक है। इन सब का ब्रैकेट हटा करके और हर टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा हम लोग को। सिंप्लीफाई करने के बाद बहुत सारा टर्म आएगा, फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो इतना आएगा। अब इसमें से लो पास फिल्टर किसको किसको पास करेगा, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये जो टर्म है, इस टर्म में क्या है, कंपोनेंट जो है वो FC का है। FC तो FM से बड़ा होता है, इसलिए ये कंपोनेंट पास नहीं करेगा। फिर हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें क्या है, MT और cos 2 पाई FCT, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो MT की जगह अगर हम लोग AM cos 2 पाई FMT डालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, cos A cos B, मतलब cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। तो जब इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो हम लोग को कौन सा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा इससे, एक होगा FM प्लस FC, एक होगा FM माइनस FC। तो ये भी पास नहीं करेगा, क्योंकि FC प्लस FM हो या FC माइनस FM है, वो दोनों ही FM से ज़्यादा होगा, और हम लोगों का LPF क्या करेगा, सिर्फ 0 to FM ही तक ही पास करेगा। तो ये वाला भी पास नहीं करेगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे FM प्लस FC कंपोनेंट और FC माइनस FM कंपोनेंट जनरेट करेगा, वो MT की जगह AM cos 2 पाई FMT पुट करके और 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये वाला फॉर्मूला पे पुट करे तो दो टर्म आएगा। इस एक टर्म को दो टर्म में ब्रेक करना होगा। यहाँ पे MT इंटू cos 2 पाई FCT है, उस टाइम जो दो कंपोनेंट आएगा A प्लस B और A माइनस B होगा उसका फ्रीक्वेंसी, तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये टर्म नहीं जाएगा क्योंकि FC प्लस FM और FC माइनस FM लो पास फिल्टर से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। ये टर्म में A2 तो कांस्टेंट है, AC स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आ क्या गया cos स्क्वायर 2 पाई FCT, ठीक है। cos स्क्वायर 2 पाई FCT क्या ये पास करेगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें कौन सा कंपोनेंट है, FC तो पास करेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें आएंगे A2 KA MT AC स्क्वायर, A2 KA कांस्टेंट है, AC स्क्वायर कांस्टेंट है, बचा क्या है MT। तो MT सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा FM, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये पास करेगा क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसमें सिर्फ FM है। नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, फिर से इसमें ये सारा तो कांस्टेंट हो जाएगा, बच गया MT इंटू cos 4 पाई FCT। फिर जब हम इसको cos A cos B के फॉर्मूला पे करेंगे तो जो भी कंपोनेंट आएगा वो FM से तो बड़ा ही होगा, तो ये टर्म भी पास नहीं करेगा LPF से। फिर ये वाला टर्म है M स्क्वायर T cos स्क्वायर 2 पाई FCT, ये भी नहीं करना है हम लोग को, ये भी पास नहीं करेगा क्योंकि जब भी हम लोग के पास M स्क्वायर T हो जाएगा तो हमारा जो मैसेज का फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि M स्क्वायर T मान लेते हैं MT क्या होगा AM cos 2 पाई FMT, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई FMT। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, जैसे यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2 पाई FCT क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4 पाई FCT डिवाइडेड बाय 2। तो सेम चीज अगर मैसेज सिग्नल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4 पाई FMT। तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सिग्नल का 2FM हो जाएगा, जैसे cos 4 पाई FCT का फ्रीक्वेंसी क्या है 2FC है, 4FC नहीं है क्योंकि cos 2 पाई FCT होता है, तो 2 पाई इसमें से निकाल लेंगे तो बच जाएगा 2FCT, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी है 2FC। तो सेम थिंग है, अगर हमारा मैसेज सिग्नल अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो भी वो हम लोगों को मैसेज सिग्नल नहीं देगा क्योंकि उस टाइम उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 2FM हो जाएगा, जो कि हमारे लिए यूजलेस है। तो इस सर्किट का जो आउटपुट मिलेगा लो पास फिल्टर से वो सिर्फ ये मिलेगा A2 KA MT AC स्क्वायर। तो ये सारा तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग स्केलिंग फैक्टर बोल सकते हैं। कांस्टेंट एक तरह से क्या हुआ कि हम लोग कोई भी DC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बाकी हम लोग को MT मिल गया, तो इसीलिए ये सर्किट जो है वो डीमॉड्यूलेटर की तरह बिहेव करता है। पर इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, एज एन एग्जैक्ट और आइडियल फिल्टर कांट बी डिजाइन प्रैक्टिकली, हेंस वी मे गेट फ्रीक्वेंसी मोर देन FM, हेंस वी डोंट प्रेफर दिस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये LPF है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एकदम FM पे ये एब्रप्ट एकदम नीचे आ गया है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो फिल्टर हम लोग, ये एक्चुअली आइडियल फिल्टर का बिहेवियर है। जो प्रैक्टिकल फिल्टर रहता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि FM आते के साथ ये एकदम एब्रप्ट चेंज हो जाए और तुरंत ये ट्रांजिशन ले ले 1 से 0, नहीं। प्रैक्टिकल फिल्टर में क्या होता है, ये यहाँ से आता है और FM के बाद 0 होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये धीरे धीरे कम होता है। तो अगर यहाँ तक मेरा FM था तो कुछ फ्रीक्वेंसी तो हमको FM के बाद का भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल जो ये रिस्पॉन्स होता है लो पास फिल्टर का। तो आइडियल में तो होता है कि हाँ FM के बाद कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं जा रहा है,
लेकिन प्रैक्टिकल फिल्टर में क्या होता है कि यहाँ FM के बाद इसका रिस्पॉन्स 0 हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल में नहीं होता है, प्रैक्टिकल में उसको 0 होने में थोड़ा सा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल फिल्टर में इसको कहते हैं रोल ऑफ, ठीक है। ये जो 0 होने के पहले ये इस तरह से जो धीरे धीरे 0 पहुंचता है, जो एब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं होता है, ये वाले फैक्टर को कहते हैं, जो कर्व है उसको कहते हैं रोल ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इसी रोल ऑफ फैक्टर के कारण हम लोग ये वाला जो डीमॉड्यूलेटर है उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है वो है इन्वेलप डिटेक्टर का। इन्वेलप डिटेक्टर एक बहुत ही सिंपल और लो कॉस्ट सर्किट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर चाहिए हम लोगों को बस। इसमें क्या करेंगे, AM सिग्नल देंगे डायोड के अक्रॉस, ठीक है। ये डायोड क्या करेगा, काम कैसे करता है, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है उस हिसाब से काम करेगा। AM सिग्नल आगे कब जाएगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ एक रजिस्टर लगा है। कैपेसिटर क्या करता है, जब भी यहाँ से सिग्नल आएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब सिग्नल नहीं आएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इस R के अक्रॉस हमको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, जब एक बार वो उसको जब सिग्नल मिलता है तो वो चार्ज होता है। चार्ज एक टाइम होता है, चार्ज होने के बाद जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो वो एक DC वोल्टेज की तरह एक्ट करता है। मान लेते हैं हम इस कैपेसिटर में V वोल्टेज दिए जा रहे हैं, ये चार्ज हो गया, फिर भी इसके अक्रॉस V वोल्टेज है, तो ये अगर चार्ज अप टू V वोल्टेज होगा तो उस टाइम अगर हम फिर भी ये वाला सिग्नल नहीं हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये बिहेव करेगा एज अ बैटरी जिसका कि वोल्टेज V है, ठीक है। तो कैपेसिटर का यही है, जिस भी वोल्टेज तक ये चार्ज होगा उसके बाद जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसको डिस्चार्जिंग के लिए एक लोड चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एक R लगाए। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो उसको एक पाथ चाहिए, उसको एक लोड चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए, तो ये R हम लोग लगाए, ठीक है। तो अब इस सर्किट में क्या होता है, सबसे पहले एक चीज जानना है कि ये जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग होता है कैपेसिटर का, ये डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट पे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC, मतलब ये रजिस्टर और कैपेसिटेंस का वैल्यू, ठीक है। RC अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा और डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर RC बहुत कम है, टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, तो वो क्या होगा, जल्दी चार्ज भी हो जाएगा, जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, किसी मोबाइल में बैटरी होता है, कोई मोबाइल में आप लोग देखेंगे वो चार्ज तुरंत हो जाता है, 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा, लेकिन उतने ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। और कोई मोबाइल क्या होता है, चार्ज होने में बहुत टाइम लगाता है, 2 घंटा 2.5 घंटा, लेकिन डिस्चार्जिंग में भी टाइम देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका बैटरी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, हम लोगों को RC ऐसा लेना है कि ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो और ना बहुत देर से डिस्चार्ज हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, हमारा AM सिग्नल के वोल्टेज में ही रहता है मैसेज, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, मान लेते हैं AM पॉजिटिव हाफ है। AM सिग्नल कैसा होता है, ऐसा ही होगा ना, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी पॉजिटिव हाफ चल रहा है। पॉजिटिव हाफ के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में ये डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, इसका मतलब AM सिग्नल यहाँ फ्लो करेगा, कैपेसिटर में जाएगा, तो कैपेसिटर का क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। मान लेते हैं अभी कैपेसिटर के पास अपना कोई वोल्टेज नहीं है, पूरा डिस्चार्ज है, तो जब यहाँ से फॉरवर्ड बायस होकर के जब सिग्नल आएगा तो क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। इधर तक तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएगा, ये कैपेसिटर को चार्ज करते जाएगा, ठीक है। ये चार्ज हो ही रहा है और तभी AM सिग्नल का नेगेटिव साइकिल आ गया। नेगेटिव साइकिल आ गया तो डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो अब क्या होगा, ये AM सिग्नल यहाँ आगे नहीं आ पाएगा, आगे नहीं आ पाएगा, लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज हो गया था पॉजिटिव हाफ में। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होकर के ये R के अक्रॉस डिस्चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज करेगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था, वो घट गया। चार्जिंग के टाइम में कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा था, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज घट जाएगा। फिर जब AM सिग्नल वापस से पॉजिटिव हाफ में आएगा तो फिर क्या होगा, फिर से कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, और जब वापस से नेगेटिव हाफ होगा तो फिर से वोल्टेज घट जाएगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो AM सिग्नल के इन्वेलप को फॉलो करे। हमारा AM सिग्नल ऐसा ही होता है, और हम लोग जानते हैं कि इसके ये पीक जो इन्वेलप है उसी में मैसेज सिग्नल है। तो हम कैपेसिटर का जो ये टाइम कांस्टेंट है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो टाइम है RC, वो कुछ ऐसा सेट करेंगे कि ये जो है इन्वेलप को फॉलो करे, जो AM सिग्नल का इन्वेलप है उसको फॉलो करे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर वोल्टेज है
वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक चार्ज हुआ और तभी एएम सिग्नल का नेगेटिव हाफ शुरू हो गया। नेगेटिव हाफ शुरू हो गया, इसका मतलब अब कैपेसिटर चार्ज नहीं होकर कि डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब फिर से पॉजिटिव हाफ के लिए कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर नेगेटिव हाफ में डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि ये सही कब है, जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है इस इन्वेलप को फॉलो करते रहे। लेकिन अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज धीरे होगा और डिस्चार्ज भी धीरे धीरे होगा। ठीक है, फिर ये चार्ज धीरे होगा, फिर डिस्चार्ज धीरे होगा। तो क्या ये हमारा जो एम सिग्नल उसको फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, मेरा मैसेज सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग बहुत ही जो है बहुत कम टाइम कांस्टेंट ले लें, अगर ज़्यादा लेंगे तब तो ये बहुत टाइम लगाएगा डिस्चार्ज होने में, तो क्या हो गया कि ये इतना दूर का जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो तो लॉस्ट हो गया। ठीक है, लॉस्ट हो गया। और इसी को कहते हैं डायगोनल क्लिपिंग, कि अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो डायगोनल क्लिपिंग होता है। ये क्या क्लिप हो रहा है ना, इतना इन्फॉर्मेशन क्लिप हो जा रहा है। ठीक है, और ये डायगोनल ऐसे हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है वो क्या लग रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और ये एक डायगोनल की तरह है, डायगोनल लाइन है। और क्लिप क्यों? क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग क्लिप कर दिए, वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्वेलप लेने के बाद ये जो सर्किट है वो डायरेक्ट यहाँ इन्वेलप लेगा, तो ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए आरसी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा हाई नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आरसी बहुत लो लें, मतलब कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा और उतना ही जल्दी डिस्चार्ज भी होगा, तब क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज, ये इतना जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे होगा कि फिर भी इन्वेलप को फॉलो नहीं कर पाएगा, हम लोग को सिर्फ स्पाइकी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्किट बहुत ही सिंपल है, लो कॉस्ट है, लेकिन ये सर्किट अच्छे से वर्क करे, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग आर और सी का जो टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू ऐसा ले कि वो एएम सिग्नल के इन्वेलप को फॉलो करे। तो अभी मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू ले लिए जो कि एएम के इन्वेलप को फॉलो करेगा। तो ये देखिए, एक एक चीज़ हर पीक पे चार्ज डिस्चार्ज, वो हर पीक को ले रहा है कैपेसिटर वोल्टेज। तो अभी क्या है, वोल्टेज हर पीक को ले रहा है, तो अब मेरे पास सारे पीक का वोल्टेज आ गया, पूरा मैसेज इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अभी इससे इन्फॉर्मेशन कैसा लगेगा हम लोग को देखने में, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ये जो सिग्नल है ये तो नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ब्लैक लाइन आउटपुट में आएगा। ठीक है, ये वाला जो ब्लैक लाइन है ये आउटपुट में आएगा, फिर उसको हम लोग एक फिल्टर से पास कर देंगे तो हम लोग को ऐसा मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैक लाइन जो सिर्फ आएगा उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे स्पाइक होगा। ठीक है, तो हम लोग को स्पाइक तो चाहिए नहीं, तो उसको हम लोग जो है फिल्टर से पास कर देंगे तो एक स्मूथ मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट में मेन बस यही है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरसी सो दैट द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर शुड फॉलो द इन्वेलप ऑफ एएम सिग्नल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर हम लोग कुछ ऐसा आरसी ले लिए हैं कि वो एम्पलीट्यूड या इन्वेलप को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग का क्या होगा, ये आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या है, ये मैसेज सिग्नल की ही तरह है, बस जिगजैग है। तो इस जिगजैग को हटाने के लिए हम लोग इसको एक कैपेसिटर से पास कर देते हैं। कैपेसिटर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये सारा ये जो स्पाइकी आउटपुट टाइप का है वो सब हटा करके हम लोग को एक स्मूथ रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, वो कैपेसिटर ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है, उसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग केस देखते हैं कि अगर हम लोग आरसी बहुत ज़्यादा लार्ज ले लेंगे, तो अगर आर और सी दोनों ज़्यादा है तो डिस्चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हेंस इट विल मिस सम पीक्स और इन्वेलप फ्रॉम द मॉड्यूलेटर सिग्नल, जो कि हम लोगों ने देखा है कि ये कुछ जो पीक्स है उसको मिस कर दे रहा था क्योंकि इसको डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लग रहा था। हेंस इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट एंड डायगोनल क्लिपिंग विल टेक प्लेस, ये हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा केस क्या है, इफ आरसी इज टू स्मॉल, अगर टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, then capacitor will discharge very fast and will get spiky output। अगर कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइकी आउटपुट मिलेगा। सो RC should be chosen such that the capacitor voltage should contain only the peak of AM signal, मतलब हम लोग को RC ऐसा चूज करना है ताकि जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो सिर्फ AM सिग्नल के पीक्स को कंटेन कर पाए। Hence a proper choice of resistance R and capacitance C is required। ठीक है, तो इस सर्किट में हम लोग को आर और सी का वैल्यू ऐसा लेना है कि वो हमारा इन्वेलप को फॉलो कर पाए। तो इसमें एक यही चीज जो इंपॉर्टेंट है कि चॉइस ऑफ आरसी टाइम कांस्टेंट, हम लोग कैसे पता करें कि हम लोग को आरसी कितना लेना है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ आरसी टाइम कांस्टेंट क्या है, अपर लिमिट ऑफ आरसी टाइम कांस्टेंट सो दैट द कैपेसिटर जो है वो
कैपेसिटर और वोल्टेज फॉलोज द इन्वेलप ऑफ एएम सिग्नल। ठीक है, जो अपर लिमिट होना चाहिए मतलब आरसी मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि वो ये वोल्टेज को फॉलो कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा हम लोग ले लेंगे आरसी तो क्या होगा, फिर इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा, वो डायगोनल क्लिपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कि लेट द डिस्चार्जिंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बी ये। अब ये चीज हम लोग को देखना है कि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग और चार्जिंग इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कि फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है V इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये एक्सपोनेंशियल जो डिस्चार्जिंग होता है वो होता है कैपेसिटर का। ठीक है, तो VC मान लेते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो वो और ये कैपिटल V क्या है, उसका मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब एक कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्ट तक चार्ज हो सकता है, तो ये उसका मैक्सिमम वोल्टेज है V। ठीक है, और मैक्सिमम कितने वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, वो जो AM का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जो भी AM सिग्नल दे रहे हैं वही सिग्नल जाकर के कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो ये जो V है ये क्या है, मैक्सिमम सिग्नल है AM का, मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है AM का। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी, मतलब टाइम के साथ ये डिस्चार्ज करेगा तो वही टाइम है, और ये आरसी जो है वो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अब आरसी शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय एफ सी। 1 बाय एफ सी मतलब टाइम, एफ सी क्या है, कैरियर का फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाय एफ सी मतलब टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव, मतलब ये ऐसे ऐसे जो था टाइम पीरियड, मतलब वेव जब अपने आप को रिपीट करता है, मतलब इन दो पीक के बीच का जो टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम है, तो आरसी जो है अगर बहुत बड़ा है 1 बाय एफ सी से, मतलब टीसी से, मतलब टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव से, तो टेलर सीरीज यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू वी ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी को हम लोग 1 माइनस टी बाय आरसी कह सकते हैं। ये टेलर सीरीज है, ये मैथ्स का थ्योरम है। ठीक है, कि अगर एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय आरसी है और अगर आरसी बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहां की वेयर V इज द वोल्टेज टू विच कैपेसिटर वाज चार्ज्ड। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मस्ट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ इन्वेलप वोल्टेज फॉर कैपेसिटर वोल्टेज टू फॉलो द इन्वेलप। अब ये इतना बड़ा लाइन जो है याद करने का तरीका है कि सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन याद रखने के लिए क्या करना है, बस जो हम लोग स्लोप निकालते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, मान लेते हैं ये dy बाई डी एक्स करते हैं, अगर लाइन है तो उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, y एक्सिस से x एक्सिस, dy बाई डी एक्स, ऐसे ही स्लोप निकालते हैं। तो अगर हम कैपेसिटर वोल्टेज का स्लोप निकालना चाहें तो ऐसे लिखेंगे डी वी सी टी बाई डी टी। उसी तरीके से अगर जो हमारा AM सिग्नल है उसका स्लोप निकालेंगे तो डी वी टी बाई डी टी ऐसे लिखेंगे। तो जो कंडीशन होना चाहिए कि इन्वेलप वोल्टेज जो है वो सही से एक्सट्रैक्ट हो जाए, कैपेसिटर वोल्टेज जो है इन्वेलप को फॉलो करे, उसके लिए ये वाला कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए, मतलब स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AM। वही लिखा हुआ है। ये मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये नेगेटिव है तो उसका हम मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो मॉड्यूलस के लिए लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ डी बाई डी टी है, इसलिए स्लोप ऑफ VC तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ, ये स्लोप कहां से आया, डी बाई डी टी के कारण स्लोप ऑफ इन्वेलप वोल्टेज। ठीक है, यहाँ कॉमा हो जाएगा, इन्वेलप वोल्टेज फॉर कैपेसिटर वोल्टेज टू फॉलो द इन्वेलप, मतलब अगर हम चाहते हैं कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो इन्वेलप को फॉलो करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ इन्वेलप जो है वोल्टेज या फिर जो AM सिग्नल। ठीक है, अब VT क्या होगा, हमारा इन्वेलप है जो ये AM सिग्नल का इन्वेलप क्या होता है, ये होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, cos 2 पाई FCT यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, तो cos के साथ में जो भी चीज है वो इन्वेलप हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों का वैल्यू निकालना है। इन दोनों का वैल्यू के लिए क्या करना है, VCT हम लोग को पता होगा तभी तो हम लोग डी बाई डी टी निकालेंगे VCT का। तो VCT हम लोग देख लिए कि V 1 माइनस टी बाई RC है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो ये V कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएट हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम t को छोड़ करके बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट रहेगा। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0
माइनस टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1/RC। तो ये जो आएगा इसका आंसर होगा -V/RC। ठीक है, लेकिन इक्वेशन में तो है मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dVc/dt क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि मॉड लगा दिए हैं, तो आ जाएगा V/RC। तो इसका हम लोग निकालिए V/RC, इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब हमको क्या बचा, ये dVt/dt निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Vt क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेलप है, तो AC 1 + m cos 2π FMT। इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, AC कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है मतलब जो टर्म में सिर्फ t है बस उसी को डिफरेंशिएट करना है, बाकी चीज कांस्टेंट हो जाता है। तो AC तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस m कांस्टेंट है, cos 2π FMT का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये cos के जगह sin 2π FMT हो जाएगा, और t से डिफरेंशिएशन है तो ये 2π FM भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये सब डिफरेंशिएशन का है, जो लोग को नहीं अभी तक याद है डिफरेंशिएशन वो लोग जाकर के एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है ये सब। तो इसको डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा इतना। तो अब मॉड ऑफ dVt/dt क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। अब हमारे पास दोनों का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग दोनों चीज का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके और RC का वैल्यू क्या होना चाहिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और निकाल लेंगे। यहाँ पे जो चीज कटने वाला है उसको काट देंगे, जैसे V के जगह हम लोग, V इन्वेलप है, V के जगह ये लिख देंगे, इस साइड तो ऐसा ही रहेगा, V क्या है, इन्वेलप है, तो इन्वेलप AC 1 + m cos 2π FMT लिख देंगे डिवाइडेड बाय RC। अब RC का वैल्यू हम लोग को निकालना है ना कि RC कितना होना चाहिए, तो RC को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा आ जाएगा RC शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 + m cos 2π FMT डिवाइडेड बाय m 2πf sin 2π FMT। तो RC इज लेस देन इक्वल टू मतलब RC को इस टर्म से या तो कम होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पूछेगा कि RC का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इन्वेलप को फॉलो करे, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इतना हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम भले हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपर लिमिट ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट RC फॉर कैपेसिटर वोल्टेज टू फॉलो द इन्वेलप ऑफ AM सिग्नल। और कैपेसिटर वोल्टेज जब इन्वेलप को फॉलो करेगा AM सिग्नल के, तभी हम लोग को प्रॉपर जो है सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर RC का वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा रख देंगे तो डायगोनल क्लिपिंग हो जाएगा, अगर बहुत कम रखेंगे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्पाइकी आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग को RC का वैल्यू ऐसा रखना है कि वो मैक्सिमम इतना हो या इससे कम। ठीक है, अब इस सर्किट का एडवांटेज यही है कि द मेथड ऑफ रिसीविंग द मैसेज सिग्नल यूजिंग इन्वेलप डिटेक्शन इज सिंपलेस्ट एंड चीप मेथड। देखा, चीप तो हो गई, एक सिंपल सिर्फ डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर लगता है बस। ठीक है, तो जो टोटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अभी हम लोगों ने क्या देखा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैक्सिमम जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 5 किलोहर्ट्ज हो सकता है। 5 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट नहीं कर सकते हैं। जो मैक्सिमम चैनल बैंडविड्थ होता है AM सिग्नल का वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ FM। तो अगर हमारा मैक्सिमम FM ये है तो मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, 2 × 5 किलोहर्ट्ज, तो 10 किलोहर्ट्ज। इससे पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, AM में मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल का कितना हो सकता है, 5 किलोहर्ट्ज। 5 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा का मैसेज फ्रीक्वेंसी है हम लोग उसको नहीं भेज सकते हैं AM से। तो उसके रेस्पेक्ट में जो चैनल बैंडविड्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, 10 किलोहर्ट्ज चैनल बैंडविड्थ मतलब अगर हमारे पास कोई सिग्नल है जिसका कि बैंडविड्थ है 100 किलोहर्ट्ज, तो AM से वो हम लोग मैक्सिमम 10 सिग्नल भेज सकते हैं, क्योंकि AM का चैनल बैंडविड्थ जो होता है वो होता है 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, सिग्नल बैंडविड्थ और चैनल बैंडविड्थ दो अलग चीज़ है। इसको सबसे आसान तरीका है समझने का, जैसे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म के बीच का ये जो गैप है, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म 1 है, ये प्लेटफॉर्म 2 है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके बीच में सिर्फ एक ही ट्रेन लगी रहती है, यहाँ पे एक से ज़्यादा, मान लेते हैं 2 ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हर ट्रेन का अपना भी कुछ विड्थ होता है। तो ये जो टोटल जो प्लेटफॉर्म के बीच का जगह है वो होता है चैनल बैंडविड्थ। ठीक है, और हर ट्रेन का अपना जो चौड़ाई है, मतलब ये वाला पार्ट, ये होता है सिग्नल बैंडविड्थ। ठीक है, अब इस चैनल में कितने सिग्नल्स हैं, 2 सिग्नल अभी लगे हुए हैं। ठीक है, 2 ट्रेन लगा हुआ है मतलब 2 सिग्नल लगे हुए हैं। चैनल बैंडविड्थ अगर बढ़ाएंगे, अगर प्लेटफॉर्म का बैंडविड्थ हम इतना कर दिए तो यहाँ पे एक और ट्रेन लग सकती है ना। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, चैनल बैंडविड्थ सिग्नल बैंडविड्थ को हमेशा इस स्टेशन के एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो एक तरह का चैनल विड्थ है।
ठीक है। उसमें जो एक एक ट्रेन आकर के लगती है, हर ट्रेन का अपना जो चौड़ाई है, हर ट्रेन का अपना कुछ विड्थ है, वो होता है सिग्नल बैंडविड्थ। ठीक है। अगर हर ट्रेन का चौड़ाई बढ़ गया तो क्या होगा, हमारा प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म का विड्थ नहीं बढ़ रहा है और ट्रेन का विड्थ हम सिर्फ बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह सकता है वो कम हो जाएगा ना। मान लो इतना मेरे पास चैनल है, ठीक है, इतना चौड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे पास, ठीक है। तो अभी ट्रेन का चौड़ाई जब इतना है तो 3 ट्रेन लग रहा है, लेकिन अब अगर हम कहेंगे कि ट्रेन का चौड़ाई हम डबल कर दिए, डबल कर देंगे तो इतने से एरिया में एक ही इसी प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेन से ज़्यादा नहीं लग पाएगा ना। तो इसीलिए अगर चैनल बैंडविड्थ को नहीं बढ़ा रहे, चैनल बैंडविड्थ कांस्टेंट है और सिग्नल बैंडविड्थ अगर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्नल जो कि उस चैनल से पास कर सकता है वो घट जाएगा। ठीक है। तो ये सब चैनल बैंडविड्थ और सिग्नल बैंडविड्थ समझाने का तरीका था। जो मेन चीज़ है एएम से ये यही है कि जो मैक्सिमम चैनल बैंडविड्थ होता है वो होता है 10 किलोहर्ट्ज़, मतलब जो मैक्सिमम चौड़ाई हो सकता है प्लेटफॉर्म का वो 10 किलोहर्ट्ज़ हो सकता है। अब उसमें आपके सिग्नल बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है। एएम ब्रॉडकास्ट बैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएम जो है वो किस बैंड में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो 535 किलोहर्ट्ज़ से 1605 किलोहर्ट्ज़ तक, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है 340 किलोहर्ट्ज़ टू 1600 किलोहर्ट्ज़। जो मेन चीज ध्यान में रखना है वो ये है कि ये किलोहर्ट्ज़ है, मेगाहर्ट्ज़ में नहीं है, एफएम का मेगाहर्ट्ज़ में होता है। ठीक है। तो ये याद रखना होगा। स्पीच सिग्नल का होता है फ्रीक्वेंसी रेंज 300 टू 3.4 किलोहर्ट्ज़। 3.4 किलोहर्ट्ज़ क्या है, लेस देन 5 किलोहर्ट्ज़, इसीलिए हम लोग स्पीच सिग्नल को एएम से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऑडियो सिग्नल रहता है उसका मैक्सिमम रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़, या कहीं कहीं पे 16 किलोहर्ट्ज़ भी रहता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा है 5 किलोहर्ट्ज़ से, और 5 किलोहर्ट्ज़ से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम लोग एएम से मॉड्यूलेट नहीं करते हैं, इसीलिए ऑडियो सिग्नल को हम लोग एएम से मॉड्यूलेट नहीं करते हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो रेंज होता है एफएम के लिए वो होता है 15 किलोहर्ट्ज़, जो कि हम लोग एफएम में पढ़ेंगे। तो एएम में 5 किलोहर्ट्ज़ होता है, एएम में एफएम में 15 किलोहर्ट्ज़ होता है। ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उस पर बेस्ड है एएम के। जैसे पहला है कि फॉर एन एएम डीएसबी-एफसी, डीएसबी-एफसी मींस डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ये एएम को कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल साइड बैंड मतलब लोअर साइड बैंड भी रहता है, अपर साइड बैंड भी रहता है, फुल कैरियर मतलब एक कैरियर कंपोनेंट भी रहता है। तो डीएसबी-एफसी मतलब एएम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एन एएम डीएसबी-एफसी विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी इक्वल्स टू 100 kilohertz and a maximum modulating signal frequency of FM max 5 kilohertz determine frequency limit of USB LSB bandwidth और अपर साइडबैंड लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी फॉर अ टोन ऑफ 3 किलोहर्ट्ज़। मतलब मेरे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मेरे पास एक जो है मैसेज सिग्नल है, हम लोगों को बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी लिमिट क्या होगा यूएसबी और एलएसबी का, मतलब अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड का। तो हम लोग जानते हैं यूएसबी एलएसबी का फ्रीक्वेंसी लिमिट क्या होगा, एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम। तो हम लोग क्या करेंगे, एफसी प्लस एफएम मतलब 100 किलोहर्ट्ज़ प्लस 5 किलोहर्ट्ज़ मतलब 105 किलोहर्ट्ज़, और एलएसबी का क्या हो जाएगा, एफसी माइनस एफएम मतलब 100 किलोहर्ट्ज़ माइनस 5 किलोहर्ट्ज़। तो वही हम लोग किए, यूएसबी का हो जाएगा एफसी से एफसी प्लस एफएम, मतलब जो यूएसबी का जो फ्रीक्वेंसी लिमिट रहेगा वो क्या होगा 100 किलोहर्ट्ज़ से 105 किलोहर्ट्ज़। एलएसबी का क्या होगा, एफसी माइनस एफएम टू एफसी मतलब 95 किलोहर्ट्ज़ से 100 किलोहर्ट्ज़। बैंडविड्थ बोल रहा है, बैंडविड्थ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एफएम। एफएम यहाँ पे हमारा 5 किलोहर्ट्ज़ है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा 2fm, तो 10 किलोहर्ट्ज़। अब क्या बोल रहा है कि यूएसबी और एलएसबी निकालना है फॉर अ टोन ऑफ 3 किलोहर्ट्ज़, मतलब अब मैसेज फ्रीक्वेंसी हमारा 5 किलोहर्ट्ज़ नहीं रहा, 3 किलोहर्ट्ज़ हो गया, तो हमारा अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो वही होगा, हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी तो वही है 100 किलोहर्ट्ज़, तो अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा 100 किलोहर्ट्ज़ प्लस 3 किलोहर्ट्ज़ मतलब 103 किलोहर्ट्ज़। ठीक है। और लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा 100 माइनस 3 किलोहर्ट्ज़ मतलब 97 किलोहर्ट्ज़। हाँ, बोला है ड्रॉ द आउटपुट स्पेक्ट्रम, मतलब ये सब जो है इनका आउटपुट स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने। तो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने हम लोग जानते हैं, स्पेक्ट्रम ड्रॉ हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम में एक तो कंपोनेंट रहेगा 100 पे एफसी वाला, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, अगर हम लोग 3 किलोहर्ट्ज़ वाला सिग्नल लेते हैं तो 3 में क्या है 103 पे अपर साइड बैंड था और 97 पे लोअर था। ठीक है। अब अगर 5 किलोहर्ट्ज़ वाला सिग्नल लेते हैं तो 5 किलोहर्ट्ज़ के लिए 105 पे यूएसबी था और 95 पे एलएसबी था। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम बनाना। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ वन साइडेड स्पेक्ट्रम है, अगर एग्जाम में आता है तो जिस तरह से एएम में, जब एएम का लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में बताए थे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना, उसमें जैसे किया हुआ था कि बोथ साइडेड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों में
जिस तरह से स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था आपको उसी तरह से स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है और उसके एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सिग्नल V3t व्हेन V1 इज इतना, अज्यूम V2 इज इतना। ये क्या है एक, अब इसके एक्सप्रेशन से हम लोग देख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर सिस्टम है, V1t प्लस a V1 स्क्वायर t, मतलब ये कांस्टेंट है V1 स्क्वायर, मतलब ये एक नॉन लीनियर डिवाइस का एक्सप्रेशन है। तो हम लोग को ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोला है V3 फाइंड करने, V3 फाइंड करने, जहाँ V1 दिया हुआ है ये है, V2 ऐसा है, बैंड पास फिल्टर है जिसका कि फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है, पास बैंड है 800 हर्ट्ज टू 1200 हर्ट्ज। तो इसमें सिर्फ बस जो चीज़ स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन में बताया गया था वही चीज़ है और उसी पे बस वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ है कि ये मॉड्यूलेशन सर्किट है या डीमॉड्यूलेशन सर्किट है, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे बैंड पास फिल्टर, हम लोगों ने क्या कहा था, बैंड पास फिल्टर हमेशा मॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है, तो ये एक स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है। तो अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, V1 हमको दिया हुआ है, V2 का कैरेक्टरिस्टिक ये दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में V1 का वैल्यू पुट करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा a+b होल स्क्वायर या फिर cos a cos b या cos a sin b, जो भी चीज़ है वो चीज़ करेंगे। तो अभी क्या आ रहा है, ये हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई कर लिए, ब्रैकेट जब खोल लिए तो क्या है, ये cos, ये साइन, यहाँ cos स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, इसलिए यहाँ पे साइन a cos b वाला फॉर्मूला लगा करके इसको भी अलग अलग टर्म में कर लेना है। तो जो फाइनल जो हमारा टर्म आएगा वो क्या आएगा, ये वाला चीज़, ठीक है। अब हमारा जो बैंड पास है, बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी है 800 से 1200, मतलब ये V2 में जो भी कंपोनेंट में सिर्फ 800 से 1200 के अंदर का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वही पास करेगा V3 में, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम लोग को अब इसमें देखना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी 800 से 1200 के बीच में है। तो हम लोग पहले देखते हैं ये 2000 पाई टी, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1000, ये पास करेगा, करेगा 800 से 1200 तक रेंज है हमारा बैंड पास का, तो ये पास करेगा। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है 100, लेकिन हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो है 800 से 1200, तो ये पास नहीं करेगा। 5.8 डीसी हुआ, डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो ये भी पास नहीं करेगा क्योंकि हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 800 है। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है 2000 है, हमारा बैंड पास है सिर्फ 1200 तक, तो ये भी पास नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 200, ये भी पास नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1100, ये पास करेगा। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 900, ये भी पास करेगा, ठीक है। तो अब जो पास किया तो हमारा V3 में क्या आ गया, सिर्फ जो 3 कंपोनेंट था, एक 1000, एक 1100, एक 900, तो ये 3 कंपोनेंट हमारा V3 में आया, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट एन AM सिग्नल विथ लार्ज कैरियर कैन बी डीमॉड्यूलेटेड फ्रॉम द डायग्राम बिलो। हम लोग को शो करना है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है इससे हम लोग किसी भी AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये SAMT दे रहे हैं, यहाँ पे SAM स्क्वायर टी हो रहा है, मतलब ये स्क्वायर लॉ डिवाइस है। SAMT दे रहे हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है AM का। डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं या लो पास फिल्टर लगा रहे हैं, जो कि हम लोग कहे थे पहले भी कि लो पास फिल्टर हम लोग लगाते हैं डीमॉड्यूलेशन के लिए। तो आउटपुट में हम लोग क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी मिलना चाहिए, यही शो करना है। तो शो करने के लिए क्या होगा, SAM का हम लोग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लेंगे, स्क्वायर लॉ डिवाइस बोल रहा है इसमें SAM का स्क्वायर है, तो सिंपली यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे और लो पास फिल्टर है FM का लगा हुआ, जैसे एकदम जस्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है। यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे, सारा फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट अलग करेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा पास होगा, इससे कौन सा पास होगा जिसका कि फ्रीक्वेंसी FM के नीचे है, FM से बड़ा जो है कंपोनेंट वो पास नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर FT ये तो पास नहीं करेगा, ठीक है। M स्क्वायर T हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि M स्क्वायर T नहीं करेगा पास। AC स्क्वायर MT 1 प्लस कॉस 2 पाई FCT, जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर MT प्लस AC स्क्वायर MT इंटू कॉस 4 पाई FCT। तो AC स्क्वायर MT ये पास करेगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 टर्म आएगा, ये पास करेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ MT है, लेकिन ये पास नहीं करेगा क्योंकि MT इंटू कॉस 4 पाई FCT, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FM प्लस 2 पाई FCT और FM माइनस 2 पाई FCT, तो ये पास नहीं करेगा। तो इससे जो लो पास फिल्टर से पास करेगा वो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट करेगा। हम लोग देख रहे हैं कि AC स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हम लोग को MT मिल गया आउटपुट में, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये जो सर्किट है ये डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इफ देयर वेयर अ DC सिग्नल, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर DC सिग्नल भी कुछ होता, ठीक है, क्योंकि लो पास फिल्टर क्या करता है 0 से FM तक ये करता है,
तो अगर एस स्क्वायर जो AMT है, अगर हमारे पास ये सिग्नल है और इसमें हम लो पास फिल्टर लगाते हैं तो ये जो 2 है ये DC सिग्नल है 2 वोल्ट, ये 2 भी पास होगा। क्यों? क्योंकि लो पास फिल्टर क्या करता है 0 से FM तक पास करता है, तो DC सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो DC भी पास होगा LPR से। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो था अभी तक